हेलो एवरीवन। तो लूसेंट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी ऑफ इंडिया। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए। साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है और इंडियन पॉलिटी चल रहा है, तो उन वीडियोज़ को भी अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग टेक्स्ट को पढ़ेंगे, ओनली फॉलो करेंगे टेक्स्ट को, ना कि कोई नोट्स को, क्योंकि बहुत सारा नोट्स ज्ञान पहले से पढ़ा हुआ है सबके पास। तो अगर आप टेक्स्ट को कवर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हम लोग क्या देखते हैं कि भारत का जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसका कुछ नेचर है। तो पहला नेचर क्या है? एग्रेरियन इकोनॉमी है। तो ये ऑप्शन वाइज आपको दे सकता है। तो याद रखिएगा, कृषि प्रधान हमारा अर्थव्यवस्था है, ये आप खुद से भी जानते हैं। और इसका क्या प्रमाण दिया है कि 54.6% जो पॉपुलेशन है लगभग इंगेज है। ये करंट डेटा है, तो 54.6% आप यूज कर सकते हैं। वहीं आप देख रहे हैं इट कंट्रीब्यूट 70.8% टू द GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ओके, तो आप ये दो डेटा याद रखिएगा। मिक्स्ड इकोनॉमी है, टाइप ऑफ इकोनॉमी में हम लोग देखे थे, मिक्स्ड इकोनॉमी है इंडियन, है ना। और इसका क्या मतलब है? ये ब्लेंड है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का मिश्रण है, इसलिए इसको हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि डेवलपिंग इकोनॉमी है, मतलब अभी ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, अब यहाँ से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलेगा कि लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हाई है हमारे कंट्री में। और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि अनएम्प्लॉयमेंट इज इन इंडिया इज मेनली स्ट्रक्चरल इन नेचर। तो स्ट्रक्चरल इन नेचर जो टर्म है ये इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट जो है किस नेचर का है, तो आप बोलिएगा स्ट्रक्चरल नेचर का है। ये MCQ टाइप में पूछता है। आगे क्या है कि अगर हम इस सम टर्म को समझें कि स्ट्रक्चरल क्या होता है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि द प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज इनएडिक्वेट। मतलब जो उत्पादन का जो क्षमता है, इंडस्ट्रीज वगैरह है, वो कम है। और कम होने के कारण क्या होता है, ये सफिशियंट जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाता है। देयर इज एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन द रूरल एरियाज। अब देखिए यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ देखने को मिलता है, तो रूरल एरियाज में मिलता है। कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्रों में मिलता है। तो पहला चीज़ क्या देखें कि अगर ओवरऑल पूछा जाए कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट किस नेचर का है, तो आप बोलिएगा स्ट्रक्चरल नेचर का है। ऐसा क्यों है? क्योंकि प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंडिया का कम है, जिसके कारण जॉब क्रिएशन कम हो पा रहा है। दूसरा, अगर पूछे कि ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलता है वो किस नेचर का? डिसगस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब तीसरा बात ये उठता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है क्या, तो इसका भी डेटा आपको याद होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयड किसको कहेंगे, तो कहेंगे ए पर्सन इज कंसिडर्ड एम्प्लॉयड। अगर कोई व्यक्ति को रोजगार है, आप कैसे कह सकते हैं कि आप के पास रोजगार है, तो अगर आप रोजगार है आपके पास, तो ये इसका डिफिनीशन क्या हो सकता है एक एम्प्लॉयड पर्सन का? तो यही डिफिनीशन दिया गया है, ए पर्सन इज कंसिडर्ड एम्प्लॉयड। एक व्यक्ति को एम्प्लॉयड तब समझा जाएगा जब उसके पास 273 दिन 273 डेज का करने के लिए काम होगा, और वो भी 8 आवर्स एवरी डे। ठीक है, मीन्स 273 डेज इंटू 8 आवर्स पर डे। समझ रहे हैं? तब जा करके आप कहे जाइएगा कि आप एम्प्लॉयड हैं, अगर नहीं तो आप अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, तो ये एम्प्लॉयमेंट का डिफिनीशन है। तो यहाँ से भी MCQ पूछेगा कि कितने दिनों तक काम मिलना चाहिए एक एम्प्लॉयड पर्सन को, तब जा करके वो एम्प्लॉय कहलाएगा। तो 273 डेज होना चाहिए, वो भी 8 आवर्स पर डे। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है। दूसरा नेचर हम लोग और क्या देखते हैं कि कैपिटल फॉर्मेशन रेशियो काफ़ी कम है, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग का पॉपुलेशन हमको पता ही है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, इतना ही हम लोगों को नेचर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखना है लूसेंट से। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी तो हम लोग पढ़ लिए हैं। सेक्टर्स में हम लोग क्या देखते हैं कि जितना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आर्थिक गतिविधि है एक अर्थव्यवस्था में, उन सबको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्शियरी। इसका एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए कि प्राइमरी में एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, ये सारे एक्टिविटीज़ को प्राइमरी सेक्टर में रखा गया है। मतलब सॉइल से जुड़े हुए जो भी गतिविधि हैं उनको आप प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं। कृषि हो गया, गार्डनिंग हो गया, माइनिंग हो गया, ये सारा प्राइमरी में आता है। दूसरा हो गया सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज को रखा जाता है। इंडस्ट्री हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ये सारे सेकेंडरी के पार्ट्स हैं। अब जो लास्ट है टर्शियरी सेक्टर, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ऑल सर्विसेज, जैसे कोई टीचर प्रोवाइड करता है सर्विस, पुलिसमैन प्रोवाइड करते हैं, ये सारा टर्शियरी सेक्टर के कैटेगरी में आता है। अब क्या कह रहा है, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज पर कैपिटा इनकम। मतलब पर कैपिटा इनकम बेस्ट इंडिकेटर है, मीन्स सूचक है कि इकोनॉमी ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है इसका।
ठीक है, तो ये समझ गए हम लोग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो कितने सेक्टर हैं? तो 3 है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी में क्या क्या आता है? तो एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड चीज़। सेकेंडरी में क्या आता है? तो इंडस्ट्रीज वगैरह आते हैं। और टर्शियरी में क्या आता है? तो टर्शियरी में सर्विस प्रोवाइड करने वाले जो भी काम हैं वो आते हैं, स्पेशली ह्यूमन का स्किल इसमें इन्वॉल्व है। होलसेल प्राइस इंडेक्स यहाँ पर हमको ध्यान देना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है? ये एक इंडेक्स है जो मेजर करता है एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज फॉर बल्क सेल। जब बल्क, होलसेल ही है, होलसेल मतलब बल्क में, और जो भी सेल होता है एट लेवल, इससे हम लोग क्या करते हैं, महंगाई वगैरह का ये सब प्राइस इंडेक्स प्रिपेयर करते हैं। अब इस होलसेल इंडेक्स में 3 चीज़ है, 3 कैटेगरी बनाया गया है। आर्टिकल्स को 3 कैटेगरी में रखा गया है, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स कमोडिटीज फॉलिंग अंडर 3 मेजर ग्रुप्स। पहला ग्रुप क्या है? प्राइमरी आर्टिकल्स आता है। दूसरा क्या है? फ्यूल एंड पावर और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये 3 कैटेगरी में आर्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है होलसेल प्राइस इंडेक्स में, और इससे जो है प्राइस का एक पैमाना तय किया जाता है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि प्राइमरी आर्टिकल्स में क्या क्या आते हैं, तो आप इसके लिए गूगल करिए, कुछ खुद से मेहनत करना होगा। दूसरा क्या है? फ्यूल एंड पावर और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड मतलब समझ ही रहे हैं, फ्यूल और पावर आप समझ रहे हैं, इसमें ईंधन वगैरह वाला जो चीज़ है वो रखेगा। प्राइमरी आर्टिकल्स आप समझ ही रहे हैं। तो ये 3 कैटेगरी में ये रखा गया है होलसेल प्राइस इंडेक्स में, आर्टिकल्स को डिवाइड करके। आगे हम लोग क्या देखते हैं? पॉवर्टी के बारे में। तो मेजरिंग पॉवर्टी इन इंडिया, इंडिया में पॉवर्टी को मेजर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं? तो कह रहा है कि इन इंडिया द फर्स्ट ऑफिशियल रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी लाइंस एट द नेशनल लेवल वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन 1979। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल इकोनॉमिक्स हो गया कि इंडिया में पहली बार ऑफिशियल रूरल और अर्बन पॉवर्टी लाइन का जो लेवल डिसाइड किया गया था, कब किया गया था, इंट्रोड्यूस कब किया गया था? तो 1979 में। किसके द्वारा? वाई के अलग के द्वारा। वाई के अलग के द्वारा। वाई के अलग कमिटी था, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, लेकिन हेड किसके द्वारा किया गया? वाई के अलग के द्वारा। एंड ऑफिशियल पोवर्टी काउंट्स बिगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, और इसी समय पहली बार ऑफिशियल पोवर्टी जो है काउंट किया जाने लगा। आगे आप क्या देखते हैं? लेटर इन 1993 DT लकड़वाला कमिटी एक्सटेंडेड दीज पोवर्टी लाइन्स टू स्टेट्स एंड ओवर टाइम अलाउइंग ऑफिशियल पोवर्टी काउंट्स ओवर टाइम एंड इन द स्टेट। आगे जाके देखेंगे कि लकड़वाला कमिटी जो है वो एक्सटेंड करता है पॉवर्टी लाइंस को, स्टेट तक ले जाता है, स्टेट माने राज्यों तक, इन सबको भी सम्मिलित किया जाता है। आगे देख रहे हैं आप क्या? इन 2005 रिकॉग्नाइजिंग, यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन 2005 रिकॉग्नाइजिंग दैट द रूरल पॉवर्टी लाइन वाज टू लो, द गवर्नमेंट अपॉइंटेड द तेंदुलकर कमिटी टू टेक ए फ्रेश लुक एट द पॉवर्टी लाइन्स रिपोर्टिंग इन 2009। मतलब कह रहा है कि जो डिसाइड हुआ था पॉवर्टी लाइन, एक रेखा बनाया गया था, एक पैमाना बनाया गया था, जिसके नीचे जो होते वो गरीबी रेखा में आते और जिसके ऊपर होते वो गरीबी रेखा से बाहर माने जाते। तो वो पैमाना काफ़ी अनसेटिस्फाइंग लग रहा था गवर्नमेंट को, इसलिए गवर्नमेंट तेंदुलकर कमेटी को गठित करती है, और यह तेंदुलकर कमेटी जो है फिर से एक फ्रेश लुक डालती है पॉवर्टी लाइन पर और नया डिसाइड करती है। रिपोर्टिंग इन 2009, माने 2009 में तेंदुलकर कमेटी अपना रिपोर्ट सबमिट करती है। और क्या होता है कि कंटिन्यूड मीडिया क्रिटिसिज्म लेड द गवर्नमेंट टू अपॉइंट रंगराजन कमेटी। रंगराजन कमेटी भी आया है, मीन्स तेंदुलकर कमेटी के बाद रंगराजन कमेटी आया है, क्योंकि उसके बाद भी जो एक मूल्य तय किया गया है, एक कैलोरी जो तय किया गया है कि इतना मिलने वाले लोगों को हम लोग गरीबी रेखा से ऊपर कहेंगे और इससे कम जिनको भी मिल रहा है वो गरीब कहलाएंगे। तो लेकिन वो प्राइस या वो चीज़ पैरामीटर जो सेट किया गया वो इतना अनसेटिस्फाइंग था कि क्रिटिसिज्म हो रहा था उसका लोग कि इतना में कैसे सर्वाइव कर सकता है कोई भी आदमी, इतना पैसा पर कैसे सर्वाइव कर सकता है। तो उसके बाद रंगराजन कमेटी को ये किया गया, अपॉइंट किया गया, लेकिन रंगराजन कमेटी जो रिपोर्ट सबमिट किया वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो हम लोग के देश में जो पॉवर्टी लाइन है वो पॉवर्टी लाइन किस कमेटी के आधार पर है? तो यही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर दिया है कि देयरफॉर द तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन रिमेन्स द ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन एंड इज द बेसिस ऑफ करंट ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट। तो ये याद आपको रखना है कि तेंदुलकर कमेटी के ही हिसाब से हमारा पॉवर्टी लाइन अभी भी निर्धारित हो रहा है कि इतना कमाने वाला व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा और इसे कम कमाने वाला ग्रामीण क्षेत्र में गरीब माना जाएगा। ठीक है, तो तेंदुलकर कमेटी आपको याद रखना है कि उसी के अकॉर्डिंग हमारा पॉवर्टी लाइन अभी डिसाइड हो रहा है। रंगराजन कमेटी का जो रिपोर्ट है उसको सरकार अभी तक ली नहीं है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक अपडेट इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन जो एक पैमाना बनाया गया इंटरनेशनली कुछ कंट्रीज़ के द्वारा, वो भी चेंज हुआ है, उसका भी पैरामीटर चेंज हुआ है। तो चेंज हुआ है तो क्या हो गया है? तो कह रहा है दी न्यू एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन ऑफ $2.15 पर पर्सन पर डे विच रिप्लेसेस $1.90 पॉवर्टी लाइन इज बेस्ड ऑन 2017 परचेजिंग पावर पैरिटी। पीपी मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी, PPP। ठीक है, तो मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन जो इंटरनेशनली डिसाइड किया जाता है वो अब रुपया नहीं $2.15 पर डे पर पर्सन। ओके, जो कि पहले क्या था 1.90। तो देख रहे हैं यहाँ पर इंक्रीज किया गया है, ये अब बढ़ चुका है पहले के कंपेरिजन में। तो ये
इंटरनेशनली पैमाना है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, पूछ सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम लोग देखते हैं कि वेरियस कमिटीज ऑन पॉवर्टी इन इंडिया। जो कमिटियां जो गठित की गई हैं गरीबी को जांचने के लिए, परखने के लिए हमारे यहाँ, तो वो कह रहा है 6 ऑफिशियल कमिटीज हम लोग फॉर्म किए थे, मीन हमारी गवर्नमेंट फॉर्म की है। पहला आप देख रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन वर्किंग ग्रुप है, दूसरा BM दानदेकर और एन रथ है, तीसरा आप देखेंगे सेपरेट कमेटी है, चौथा आप देखेंगे लकड़वाला कमेटी है, तेंदुलकर कमेटी है, रंगराजन कमेटी है। तो हम लोग देखे थे कि रंगराजन कमेटी तेंदुलकर कमेटी के बाद बना है। ये लोग पॉवर्टी लाइन को पुनः ड्रॉ करने का प्रयास किए हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑप्शन में देखें कि लकड़वाला कमेटी किस चीज़ पर आधारित है, तो पॉवर्टी से संबंधित था ये कमेटी। उसी प्रकार से तेंदुलकर रंगराजन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये 6 कमेटी का नाम आपको ध्यान में होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ चीज़ दिया गया है। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या देखेंगे इसमें कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इट बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू बिकम फुल्ली ऑर्गेनिक। किसके बारे में बात कर रहा है, सिक्किम के बारे में बात कर रहा है। एंड अदर स्टेट्स इंक्लूडिंग त्रिपुरा उत्तराखंड हैव सेट सिमिलर टारगेट्स। मतलब सिक्किम जो है ना पहला स्टेट है जो फुल्ली ऑर्गेनिक हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन है जो आप देखते हैं बराबर पूछा जाता है, तो ये है। आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है कब लागू किया गया, तो 2016 में। तो याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है कि 2016 में ये लागू किया गया। खरीफ सीजन से रिलेटेड फसलों पर है, ये को अच्छे से कवर कर रहा था इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करने के लिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या करता है, इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करता है। तो बस इतना हम लोग इसमें याद रखेंगे, बाकी हर चीज़ बदलते रहता है डेटा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है ACPC, मतलब एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन। नाम याद रखना है। ये क्या करता है, ये इज टू डिसाइड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। मीन्स MSP डिसाइड करने का काम इसी का है, ACPC का है, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन। तो याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है एग्जाम में, पूछा भी है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, तो ये अनाउंस किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और यह वह प्राइस है एट विच गवर्नमेंट इज रेडी टू परचेज द क्रॉप फ्रॉम द फार्मर्स डायरेक्टली इफ़ क्रॉप प्राइस फॉल्स बिलो द MSP। अगर MSP के प्राइस से नीचे अगर फसल जाता है तो सरकार तैयार होती है इसको खरीद ले। ठीक है, तो ACPC याद रखिएगा, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वीट रिवॉल्यूशन के बारे में कर रहा है। तो स्वीट रिवॉल्यूशन क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, मीन्स शहद के प्रोडक्शन को बढ़ाना, उसका किसानों को सहूलियत प्रोवाइड करना, इसलिए स्वीट रिवॉल्यूशन लाया गया है। तो स्वीट रिवॉल्यूशन पूछेगा कि किससे रिलेटेड है, तो हनी से। ब्लू रिवॉल्यूशन 2.0 कह रहा है, तो ये 1 फरवरी 2024 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था ब्लू इकोनॉमी के लिए। तो ब्लू इकोनॉमी से आप समझ ही रहे हैं क्या होगा। आगे हम लोग कुछ एग्रीकल्चरल बोर्ड्स को देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर बोर्ड और किस चीज़ से वो रिलेटेड हैं। तो कॉफ़ी बोर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो क्वेश्चन पूछता ही है कि कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पर है, तो बेंगलुरु कर्नाटका में। रबर बोर्ड कहाँ है, तो कोतयम केरला में। टी बोर्ड कहाँ है, तो कोलकाता वेस्ट बंगाल। टोबैको बोर्ड कहाँ है, तो गंतूर आंध्र प्रदेश। द स्पाइसेस बोर्ड कहाँ है, तो कोची में। और नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड कहाँ है, दिल्ली में। इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड कहाँ है, पुणे महाराष्ट्र में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग देखते हैं वो एलाइड सेक्टर के बारे में बात कर रहा है। तो एलाइड सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एलाइड सेक्टर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, लॉगिंग एंड फिशिंग, एक्वाकल्चर आर ग्रेजुअली बिकमिंग सेक्टर्स ऑफ बुयोयांट ग्रोथ एंड ए पोटेंशियल। मतलब एलाइड सेक्टर में क्या क्या आता है, तो इसीलिए इसको हम डिस्कस कर दिए हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि फॉरेस्ट्री वगैरह, लॉगिंग, फिशिंग वगैरह ये सब एलाइड सेक्टर में आ जाता है। डेयरी के बारे में यहाँ पर याद रखने का ज़रूरी ये है कि मिल्क प्रोडक्शन में हम लोग इंडिया रैंक फर्स्ट में आ गया है, हम लोग फर्स्ट में आ गए हैं। वहीं रैंक थर्ड है हमारा एग प्रोडक्शन में, और 8th है हम लोग मीट प्रोडक्शन में। तो ये 3 चीज़ याद रखना है।